डियर स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल का जो 21 का पेपर था वह पेपर इस बार 22 में अरेंज हुआ था, यानी कंडक्ट किया गया था। तो चूंकि आने वाले टाइम में एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का होने वाला है, तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का 21-22 का जो पेपर है, मीन जो 21 और 22 का जो पेपर है, वो हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर आप लोगों के लिए हल कर रहे हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रीलिम्स का पेपर जो होता है उसमें क्या स्टैंडर्ड है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस एरिया में आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि इस बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। प्रीलिम्स तो एज इट इज जैसे पहले होता था, हर सेक्शन के 25 क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं ये जो प्रीलिम्स है। लेकिन मेंस में यानी एसएससी सीजीएल मेन एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। वह यह है कि गणित की तुलना में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी गई है। गणित के आपके केवल मेन एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 90 नंबर के क्वेश्चंस हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 45 होंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इसलिए जो मार्क्स है वो 135 हो गए। तो गणित की तुलना में इंग्लिश लैंग्वेज के जो मार्क्स हैं वो 45 मार्क्स ज़्यादा होंगे। क्लियर? इसलिए आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम लोग जो प्रीलिम्स में जो पेपर है लगभग उसी लेवल के मेन एग्जामिनेशन में पेपर होते हैं और उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जो 2021 एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स के जो पेपर हुए हैं उनको 2022 में कंडक्ट किया गया था। तो इंग्लिश लैंग्वेज का पहला पेपर हम आज यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके सामने 1 बाय 1 क्वेश्चन है। देखिए, पहला ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है। क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन ए पैसिव वॉइस। कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये वाला, इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा। शी हैंडल्स ऑल टास्क इफिशिएंटली। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है एक्टिव में। पैसिव जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और जो मेन वर्ब है जो यहाँ हैंडल है इसे पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया जाएगा। इट मीन्स आपका जो भी सेंटेंस होगा वो, चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस हैंडल का ऑल टास्क, इट मीन्स एक टास्क के हिसाब से आर आएगा और हैंडल का हैंडल्ड हो जाएगा, जो केवल एक ही जगह पर दिया हुआ है, फोर्थ में आर हैंडल्ड। सेंटेंस होगा ऑल टास्क आर हैंडल्ड इफिशिएंटली बाय हर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए सेकंड जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है और ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, इसे हम लोगों को एक्टिव वॉइस में बनाना है। सेंटेंस है ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम। तो यहाँ पर उनके द्वारा, तो हमें एक्टिव वॉइस में दे को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर दे को सब्जेक्ट बनाएंगे और जो मेन वर्ब है उसमें से ये जो हेल्पिंग वर्ब तो हट जाएगा और यानी सेकंड फॉर्म में इसे करेंगे। तो सेंटेंस है दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में अगर देखें तो ये पहले इसलिए नहीं होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में दे दिया, इसलिए नहीं होगा। ये पहला, ये जो सेकंड है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में है। ये पास्ट परफेक्ट में हो नहीं सकता और ये प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में हो नहीं सकता। सही आंसर है बी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन होना छूट गया, ये अंडरलाइन था, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या ये गलत है तो कौन से पार्ट से सब्सटीट्यूट होगा। तो सेंटेंस है द अथॉरिटीज आर एश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। मीनिंग यह था कि अथॉरिटीज ने लोगों को आश्वासन दिया। तो बेसिकली ये एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था। किसमें होना चाहिए था? एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था। तो यहां पर अथॉरिटीज प्लूरल है इसलिए हैज वाला तो यहां पर गलत हो गया। क्लियर? ये पैसिव वॉइस में इसलिए नहीं होगा। और सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो डी वैसे नहीं होगा, सिर्फ एक ही बचा
अथॉरिटीज हैव एश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर, कि अथॉरिटीज ने लोगों को आश्वस्त किया कि वो इस मामले की छानबीन करेंगे। क्लियर? तो यहाँ हैव एश्योर्ड होगा। नेक्स्ट है, देखिए आपके सामने ये बेसिकली एंटोनिम पूछा गया है और शब्द है मॉडेस्ट। क्लियर है? अब यहां पर जो इसके जो एंटोनिम में जो शब्द है वो दिया गया ग्लम, स्लन, अनहैप्पी, अनकंसीटेड। ग्लन, ये जो ग्लम है इसका मतलब होता है सैड एंड डिप्रेस्ड, जो बहुत उदास, निराश, हताश है। जबकि मॉडेस्ट का एंटोनिम ये नहीं होगा। मॉडेस्ट का मतलब होता है जो बहुत ही सोबर है, बोलचाल में बहुत पोलाइट है, सोबर है, उसको किसी प्रकार का घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, सामान्य है। सेलन का जो मतलब होता है, देखिए वो बेसिकली होता है जो बहुत चिड़चिड़े मिजाज का व्यक्ति होता है, यानी जो हमेशा नाराज सा रहता है और अनहैप्पी रहता है, कभी हंसता मुस्कुराता भी नहीं है, तो वो होता है स्लन। इसलिए ये स्लन भी यहाँ पे नहीं होगा और अनहैप्पी भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये होगा कंसीटेड। मॉडेस्ट का मतलब है जो बहुत ही कहना चाहिए कि अहंकार नहीं करता है, सज्जन है, सीधा साधा व्यक्ति है और अच्छा व्यवहार करता है। इसका मतलब होता है कि द पर्सन हु हैज टू मच प्राइड, तो अहंकारी। तो इसका अपोजिट जो होगा वो अहंकारी होगा। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड है और पूछा गया कि द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को क्या कहते हैं। तो पहला दिया हुआ यहाँ पे जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है जो सॉइल होती है, जो हमारी जमीन होती है, जो रेत होती है, उसमें जो रॉक्स होती हैं, जो उनको स्टडी करते हैं, उसका जियोलॉजी होता है। तो यहां तो अर्थक्वेक का नहीं हुआ। ज्योग्राफी का मतलब आप सब लोग जानते हैं भूगोल, जिसे हिंदी में कहते हैं। क्लियर? कि ये दुनिया भर के नक्शे का उसकी स्टडी की जाती है। टोपोग्राफी भी नहीं होगा। टोपोग्राफी का मतलब होता है साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स, की जो मैप बनाते हैं जिसमें जमीन की, पहाड़ों की हाइट है, लंबाई चौड़ाई है, उससे रिलेटेड होता है, तो टोपोग्राफी कहलाता है। यहां पर इसका सही आंसर है सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, कि अर्थक्वेक को स्टडी करने वाला पार्ट। ठीक है? तो यहां पर ये सेस्मोलॉजी आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड। अगेन देखिए यहां पर अंडरलाइन होना चाहिए था, यहां पर हैज गिवन बर्थ, ये गलती से छूट गया है। अब ये पूछा गया कि अगर ये गलत है तो इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट क्या होगा। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर ये वॉज बर्थ अपने आप में ही गलत है, हैज गिव बर्थ अपने आप में गलत है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता। बेसिकली ये टाइग्रेस हैज गिवन बर्थ, कि टाइग्रेस ने एक कब को, यानी जो टाइगर का जो बच्चा होता है उसे छोटे बच्चे को कब कहते हैं, को जन्म दिया है। तो यहां पर ये अपने आप में सही है। तो यहां पर नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है? बाकी ये सब गलत है, क्योंकि अगर इसको इज गिवन बर्थ कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये सेंटेंस अपने आप में सही है। तो ये एक्चुअली ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक 2 कर चुके हैं, जिसे हम लोग इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। ये ग्रामर से रिलेटेड था। और अब नेक्स्ट जो है देखिए ये ईडियम से रिलेटेड है। बी हार्ड अप, इसका मतलब सीधा सा है कि जब पैसे की जो डिफिकल्टी होती है ना, इसको हम लोग बी हार्ड अप कहते हैं। ठीक, यहां पे अनेबल टू कैलकुलेट, तो ये नहीं होगा। हैव वेरी लिटिल मनी, तो नेचुरली मैंने कहा ना पैसे की समस्या जिसे है। हैव डिफिकल्ट इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ये भी नहीं होगा। फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेकअप अर्ली, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो है ईडियम टू बी हार्ड अप का मतलब होता है जिसके पास कम पैसा है वो अपने आप को हमेशा कहना चाहिए कि पैसे की कमी महसूस करता रहता है। तो ये 7 नंबर जो आपका सेंटेंस है ये इससे रिलेटेड है, ईडियम से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कहना चाहिए कॉमन एरर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसी एक पार्ट में एरर है और सेंटेंस है एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट्स टू रिप ओपन ए टॉय। तो ध्यान दीजिए यहां पर आपका सब्जेक्ट है एवरी क्यूरियस चाइल्ड, और वैसे भी देखिए एवरी के बाद हमेशा जो भी काउंटेबल नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा और उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से ये बेसिकली यहां पर एस लगाकर इसे सिंगुलर बनाएंगे। वांट्स टू रिप ओपन ए टॉय, रिप का मतलब रिप ओपन मतलब फाड़कर खोल लेना। ठीक, अब देखिए कुछ बुक्स में यह इस पार्ट को गलत बताया गया है, लेकिन ये अपने आप में सही है। एक्चुअली सब्जेक्ट है एवरी क्यूरियस चाइल्ड, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलती है। तो यहां पर आंसर आपका होगा डी, वांट्स टू होना चाहिए।
कुछ बुक्स ने बी ऑप्शन दिया हुआ जो कि गलत है। ठीक, ये नेक्स्ट सेंटेंस है और वो ग्रामर से रिलेटेड था। ये जो सेंटेंस देखिए, अगेन फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो इसमें भी एक पार्ट के अंदर कहीं ना कहीं गलती है और वो सेंटेंस है इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। देखिए यहाँ पर वेल डायरेक्टेड फिल्म तो अपने आप में बिल्कुल सही है। बेसिकली यहाँ पर ए पार्ट गलत है, यहाँ पे द नहीं आना चाहिए। इट वॉज ए वेल डायरेक्टेड फिल्म मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पर वेल अपने आप में ये जो है वो एडवर्ब के रूप में आ गया, तो कुछ और लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और ये पहली बार यूज हो रही है वैसे भी, इसलिए यहाँ पर ए आना चाहिए। दा तो डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। तो अगेन ये ग्रामर का पार्ट यहाँ पर हुआ। अब देखिए यहाँ पर स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर 4 शब्द हैं, एक स्पेलिंग गलत है और ये देखिए सर्किट बिल्कुल सही है, जेन्युइन सही है, मैनर सही है, ये बेसिकली यहाँ पर गलत है। ये ट्यूशन, ये और इसके प्रोनाउंसिएशन भी ट्यूशन, तो यहाँ पर ये आई आना चाहिए, इसलिए ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपका नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स। ये इनडायरेक्ट में दिया गया, आपको डायरेक्ट में बनाना है। तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि जब हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, और ये बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको यहां से यहां तक को हमको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। और यहां पर ये जो आई है, ही आस्क्ड मी, ये बेसिकली इस मी के हिसाब से चेंज किया गया है। ठीक है, ये सेंटेंस होना चाहिए कि ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट्स। क्लियर है, तो यहां पर जो आपका सेंटेंस जो होगा वो बेसिकली बी सेंटेंस यहां पर करेक्ट है। देखिए व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट्स, क्यों कि पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ही नहीं सकता, कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। और पास्ट परफेक्ट वैसे भी, पास्ट परफेक्ट भी अपने आप में गलत दिया है, पहले आना चाहिए था अगर एक बार करते तो भी। तो देखते ही आपका यहां पर बी आंसर यहां पर आ रहा है। क्लियर है, सो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड और इसमें 2 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अगला सेंटेंस फिर ग्रामर से रिलेटेड है। इफ द इकोनॉमी फेल्स, कि अगर अर्थव्यवस्था फेल हो जाए दिस ईयर यानी इस वर्ष, इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट पर इसका बहुत बुरा असर होगा। तो ये सब्जेक्ट यहां पर इट है, इसके साथ जो वर्ब लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से, तो सिमिलर वर्ब आना चाहिए। तो रिफ्लेक्ट में एस जोड़ने से सिमिलर बनेगा, इट रिफ्लेक्ट्स। तो यहां कौन से पार्ट में गलती है? ए पार्ट में गलती है यहां पर। तो ये अगेन किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेपर देखिए बहुत आसान है, क्योंकि जो एंटोनिम सिनोनिम का पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब आपका एक ये फिल इन द ब्लैंक आया, जो यहां से एक सेंटेंस है और यहां पर ये स्पेस दिया हुआ है। द इंक्रीजिंग कंसर्न्स, यानी बढ़ती हुई चिंताएं अबाउट क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है, पॉइंट टू द नीड फॉर इनहेंस्ड एफर्ट्स, कि इस और इशारा करता है जो इनहेंस्ड एफर्ट्स है टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स अचीविंग, टू अचीव, अचीव्ड, अचीव। तो देखिए यहां पर ये प्रेपोजिशन है और आपको मालूम है प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है, और यदि वर्ब है तो वर्ब को जेरेंड में चेंज कर देंगे। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे। तो यहां पर इस टुवर्ड्स के बाद इनमें से कोई नहीं आएगा, ये होगा अचीविंग। इट मींस ए आंसर करेक्ट। क्लियर है। अगेन देखिए अब यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू वॉक एमलेसली, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर टहलना, घूमना फिरना। अब देखिए एम्बल एक बार रखिए, क्रॉल का मतलब तो होता रेंगना, स्प्रिंट का मतलब होता है बहुत तेज एकदम से दौड़ना, कम समय में कम डिस्टेंस के लिए एकदम से तेज दौड़ना। ठीक है। अब देखिए ये जो दिया हुआ स्लीदर या स्लाइडर, बेसिकली इसका मतलब होता है एक तरह से जैसे सांप यूं रेंग रेंग कर चलता है ना सांप, तो उसके लिए कहते हैं। यहां पर एम्बल का मतलब होता है कि टू वॉक इन ए वेरी फ्री एंड रिलैक्स्ड वे। तो वो यहां पर जो सही आंसर है वो एम्बल है, यहां पर टू वॉक एमलेसली। तो वन वर्ड से रिलेटेड हो गया। अगला देखिए अगेन ये सिनोनिम है, और ऑस्टेंटेशियस इसका मतलब होता है दिखावटी।
क्लियर है। अब यहाँ देखते ही अगर सिनोनिम है तो यहाँ देखते ही आप शोवी कह सकते हैं, जो दिखावटी चीजें हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, अब अगेन यहां पर मीनिंग पूछा है इन द सेम ब्रेथ, ये ईडियम है। क्लियर, तो ट्राई एंड होल्ड द ब्रेथ ऐसा कुछ भी नहीं, एक ही सांस में। एबल टू गेट ए फाउल स्मेल तो ये भी नहीं है। प्रैक्टिस ब्रेथ बेसिकली यहां पर भी इसका सही है। देखिए ईडियम फ्रेजेस में तो शब्दों पे हम जाते ही नहीं है, जो शब्द ईडियम में दिए हुए होते हैं उससे बिल्कुल अलग मीनिंग होता है, जिसके लिए हम लोगों का जो कंप्लीट कोर्स, जो ऑनलाइन हम लोग रिकॉर्डेड कोर्स हमने बनाया है, ये रिकॉर्डेड कोर्स आपको कंप्लीट एसएससी सीजीएल के साथ साथ बैंक पीओ, एनडीए, सीडीएस इनके लिए काफ़ी यूजफुल है। और ये रिकॉर्डेड कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट ग्रामर, एडवांस लेवल वर्ड पावर, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड इडियम्स फ्रेजेस कंप्लीटली कवर किए हैं। आप इसके लिए हमारा ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। और देखिए अगेन ये एंटोनिम का क्वेश्चन है। रेज का मतलब होता है ढहा देना, गिरा देना। ठीक है, उल्टा इसका क्या होगा? ढहाने का मतलब तो देखिए रूइन का मतलब तो वही तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना। कंफर्ट भी हो सकता है, किसी को कंफर्ट देना, आराम देना, सांत्वना देना, ईज को आसान करना। तो यहाँ किसी चीज को ढहाने का मतलब किसी चीज को बनाना, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो बिल्ड होगा। ठीक, अगला देखिए अगेन एक सिनोनिम पूछा गया है, रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है किसी से बदला लेना, रिवेंज लेना। अब यहाँ पे देखिए रिवेंज कहीं नहीं है। क्लैप बिल्कुल अलग शब्द है, ताली बजाना। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी काम को होने में सहायक वो करना। रोटेट का मतलब ये घुमाना। तो यहाँ पर अब कहना चाहिए रिटेलिएट का मतलब है कि बदला लेने के लिए रिएक्ट, तो रिएक्ट करना। तो ये एडवांस लेवल वॉकैब का पार्ट है। और ये जो हमारी बुक है हाई लेवल वॉकैब, इसमें 2000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमने इसमें कंपाइल किया है, जो लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली एंड फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये सारे एडवांस लेवल वर्ड्स हमारी इस बुक में मिल जाएंगे। हमारी जो भी बुक है युवाम की, ग्रामर बुक, एडवांस वर्ड पावर, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम फ्रेजेज, ये फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर अवेलेबल है। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी देखिए सिनोनिम से रिलेटेड है। और एवर्ट, एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को होने से टाल देना, खासतौर से कुछ बुरा होने वाला है। आप बहुत गाड़ी तेज चला रहे हैं, सामने से अचानक कोई दूसरी गाड़ी आ गई, पर आप सावधान रहते हो, उस एक्सीडेंट को टाल दिया, एवर्ट कर दिया। ठीक, तो यहां पर परमिट तो किसी चीज को होने देना। कन्फ्रंट का मतलब किसी से मुकाबला करना, फेस का मतलब भी सामने करना। लेकिन यहां पर किसी चीज को होने से रोकने के लिए प्रिवेंट जो है ये इंपॉर्टेंट यहां पर इसका सिनोनिम है। जो इसका सिनोनिम होगा वो यहां पर होगा प्रिवेंट। क्लियर, अब अगेन देखिए ग्रामर का आ गया कि एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये सेंटेंस है। ठीक, और यह है नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, कि जब मैं हॉल में अंदर घुसा तो कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं था। हमने देखिए कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाए, 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। उसमें भी मैंने कहा है कि जो कहना चाहिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो नो वन के बाद वर्ब आ ही नहीं सकता। एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी सिंगुलर है, तो यहां वर्ब की जगह पर वॉज आना चाहिए, इसलिए यहां पर ए पार्ट में गलती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। और आगे देखिए अब अपना एक कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी ये क्लोज टेस्ट है, सीटी क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का मतलब है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और इस पैराग्राफ के अंदर कुछ फिलिंदी ब्लैंक छोड़ दिए जाते हैं। आपको इनका मीनिंग समझना है। पैराग्राफ यहां से और समझ तो इस 1 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है यहां पर, इनमें से कौन सा आना चाहिए शब्द, एप्रोप्रिएट वर्ड। तो आइए पहले एक बार इसको सोल्व करने के लिए मोटे तौर पे आपको इसको पढ़ लेना चाहिए। और दिया हुआ द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन, ये नाम है देखिए किसी उसका मछली का, द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन इन चिलिका, चिलिका एक झील का नाम है, इन चिलिका यानी प्लेस का नाम है, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक फिश एनक्लोजर्स। तो यहां पर देखिए
कि जो फिश एनक्लोजर्स का इविक्शन का मतलब होता है किसी चीज को वहां से हटा देना, इविक्ट कर देना, निकाल देना, हटा देना। ठीक, अब यहाँ पे बढ़ोतरी किस में होती है, तो यहां पर चूंकि फिश दी हुई है तो फिश के कहना चाहिए कि यहां पर देखें तो पॉपुलेशन, क्लैन, नेटिव्स, इनहेबिटेंट्स। ठीक, तो यहाँ बेसिकली अप्रोप्रिएट शब्द पॉपुलेशन होना चाहिए। बाकी का देखिए क्लैन का मतलब होता खाप, जैसे हर जाति में कुछ कुछ खाप होती हैं। ठीक, नेटिव का मतलब होता है वासी, तो फिश के लिए अपन यूज नहीं करते, जनरली पर्सन्स के लिए होता है। अब ऐसे ही इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को, यानी हमको निवासी कहते हैं, पर ये निवासी से रिलेटेड नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो होना चाहिए अप्रोप्रिएट, वो पॉपुलेशन शब्द होना चाहिए, और ये शब्द हो जाएगा द राइज इन द इरोवर्डी डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिलिका कैन बी एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूट का मतलब किसी को उसका श्रेय देना, और श्रेय जा रहा है इविक्शन को। किसके इविक्शन को? इनक्लोजर को। ठीक है, तो इविक्शन ऑफ फिश इनक्लोजर, तो यहां पर फालतू का जो अनवारंटेड लगा हुआ था, जो वहां पर फिश इनक्लोजर था, उसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी लगाया हुआ था, तो उस अनवारंटेड एनक्लोजर को हटा दिया गया। ठीक, तो यहां पर जो है बाई 22 में जो है वो ए आपका सही आंसर है। आइए अगला है कि आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिलिका लेक वर मेड फ्री। तो अब देखिए जो हेक्टर्स ऑफ चिलिका जो लेक है, हजारों जो हेक्टर्स हैं, उनको कहना चाहिए एनक्रोचमेंट से फ्री कर दिया, ऐसा इसका मीनिंग होना चाहिए। तो अगला देखिए ट्रेसपास, कॉन्फिस्केशन, या जैसे इंटरवेंशन और एनक्रोचमेंट। तो बेसिकली यहां पर आपका डी सही आंसर होगा, जो यहां पर ये दिया हुआ है कि हेक्टर्स को फ्री कर दिया गया एनक्रोचमेंट से। और अगला देखिए जो दिया हुआ है, अगर अपन अगला इसको पढ़ें कि फोर्थ पे इरोवर्डी डॉल्फिन्स फाउंड अन ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। अब देखिए यहां पर फिलिंग सेंटेंस शुरू हुआ फॉर फिलिंग द ब्लैंक। ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोट्स ऑन चिलिका लेक व्हिच मेड इट फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू द नेक्स्ट। तो आइए एक बार ऑप्शंस देखते हैं। देखिए वेयर एज का मतलब होता है टू कॉन्ट्रा स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है, जो विरोधाभासी होते हैं कि एक तरफ ऐसा दूसरी तरफ ही है। मोर ओवर का मतलब होता है इन एडिशन टू। नेवरदलेस का मतलब होता है डेस्पाइट समथिंग, किसी के बावजूद। और हाउएवर भी जो है दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आता है। यहां पर तो पहले एनक्रोचमेंट हटा दिया गया, जो अनवांटेड फिश एनक्रोचर तो उनको हटा दिया, और उसके एडिशन में तो यहां पर मोर ओवर बिल्कुल सही होगा, और जो दिया हुआ है मोर ओवर, उसके समय मोर ओवर यानी पहले जो हुआ उसमें एडिशन करते हुए मोर ओवर ड्यू टू कोविड, और ड्यू टू कोविड के कारण भी पहले की तुलना में जो टूरिस्ट बोट्स जो चिलिका में आती थी वो भी कम हो गई संख्या में, कंपैरेटिवली फ्यूअर, वो भी कम हो गई। तो यहां पर वेरेज नहीं हो सकता क्योंकि वो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को जोड़ता है। नेवरदलेस का मतलब होता है डेस्पाइट समथिंग, के बावजूद। नेवरदलेस भी नहीं होगा। मोर ओवर कौन था? इन एडिशन। और नेक्स्ट है विच मेड इट फॉर डॉल्फिन्स। अब देखिए यहां पर बेसिकली तो सही आंसर कंड्यूसिव होगा। देखिए हर्टफुल का मतलब तो किसी को हर्ट करना, चोट पहुंचाना। डेट्रीमेंटल का मतलब भी रुकावटकारी होता है। डिस्टर्बिंग यहाँ पे है ही नहीं, वो तो और ज्यादा बढ़िया। बेसिकली यहाँ पर कंड्यूसिव का मतलब होता है कि किसी ग्रोथ के लिए इजी करना और उसको और अच्छा माहौल प्रोवाइड करना ताकि उस चीज में बढ़ोतरी हो। लेकिन यहाँ पर एक एसएससी की एक भारी गलती हुई है। कंड्यूसिव के बाद जनरली टू आता है, क्लियर, जिसे वी प्रोवाइड वेरी कंड्यूसिव, वी प्रोवाइड एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू एजुकेशन। तो कंड्यूसिव टू होता है, जबकि यहां पर इन्होंने 4 दे दिया गया है। ये ग्रामर का एक रूल है जिसे कॉलोकेशन कह सकते हैं। कंड्यूसिव के बाद एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू का यूज होता है। अब ये एसएससी में कुछ इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसमें आंसर तो एप्रोप्रिएट कंड्यूसिव ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंड्यूसिव। लेकिन यहां पर ये 4 की बजाय 2 होना चाहिए था, ये एक तरीके से गलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो 2021 के जो प्रीलिम्स के इंग्लिश के पेपर हुए थे, जो 22 में कंडक्ट किए गए थे,
21 पेपर टोटल हुए हैं। हम इनके वीडियो सॉल्यूशन बनाकर हमारे यूट्यूब पर इसको अवेलेबल करवा रहे हैं और इनका हम लोग डाउनलोड पर भी है। आप एक बहुत नॉमिनल चार्ज देके 21 पेपर्स को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग जो मेन एग्जामिनेशन हुआ है 21 वाला 22 में, उसके इंग्लिश के पेपर भी हम सॉल्व करके आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।